तो हाइड्रो को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले हाइड्रो पावर प्लांट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमें ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी, किसकी आवश्यकता थी, जिसकी वजह से हम हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमें जरूरत थी इलेक्ट्रिसिटी की, और थोड़ा सा मैं हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आपको लेके चलूंगा। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले 665 ईसा पूर्व थेल्स रिम्बर नामक वैज्ञानिक ने फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की खोज किया था। उसके बाद देखा गया कि ये जो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब घर्षण के द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे आप अपने हाथ को रगड़ेंगे तो वैसे ही उसी समय में कांच की छड़ के ऊपर रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता था। तो उसमें क्या होता था कि उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दो भागों में विभक्त हो जाता था। तो पॉजिटिव आयन एक तरफ, नेगेटिव आयन एक तरफ। जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों आपस में आते थे तो वहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता था। वैसे जब हाथ को आप रगड़ोगे तो रगड़ने में देखोगे आप थोड़ी देर रगड़िए, उसके बाद ये दोनों को पास में लाने की कोशिश करना, तो पास में नहीं आएंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो एक बल कार्य करता है। वैसे ही फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने पतन के प्रयोग से ये सिद्ध करके बताया कि चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसमिट किया जा सकता है। उसके बाद देखा गया कि आवेश को, चार्ज को हम एक स्थान से दूसरे स्थान कंडक्टर के माध्यम से, तारों के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब पहुंचा सकते हैं। जैसे कि ये हाइड्रो पावर प्लांट है। अब हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंच रही है। तो वो कैसे पहुंच रही है? तो उसके पीछे है तार, जो कंडक्टर यूज किया जा रहा है, वायर यूज किया जा रहा है, वहां से यहां तक ऐसा संचार तंत्र स्थापित किया गया है। ऐसे हमने टावर्स और उस टावर्स में कंडक्टर को इंस्टॉल किए हैं। उस कंडक्टर के द्वारा हमारे घरों में बिजली आ रही है, राइट है। अब हम देखें कि उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि हम कंडक्टर के माध्यम से चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे करें, क्योंकि आकाशीय बिजली के द्वारा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर किया था। लेकिन अब आकाशीय बिजली हर समय 24 आवर संभव नहीं है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए निकोला, आपने देखा होगा अलेक्जेंड्रो वोल्टा नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैटरी का निर्माण किया। तो बैटरी बनाने के पीछे रीजन ये था कि हमें बिजली चाहिए। अब ये जो बिजली का इजाद सबसे पहले किया गया, यहाँ पर देखेंगे तो ये बैटरी की खोज करने वाले हैं अलेक्जेंड्रो वोल्टा। उन्होंने क्या किया, अपने रसायनों की मदद से बिजली उत्पन्न किया, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया सबसे पहले, ठीक है। इसीलिए उन्हीं के नाम पर ये जो बैटरी है, पेटेंट उन्हीं के नाम पर है। उनकी 7.5 पीढ़ी को आज भी रॉयल्टी मिलती होगी, ठीक। अब हमने यहाँ पर क्या किए, बैटरी बना ली है। अब इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आ गई, मतलब कि बैटरी से हमने क्या है, बिजली उत्पन्न करना सीख लिए। लेकिन क्या बिजली उत्पन्न करना बैटरी से ही संभव है? नहीं है। फिर हमने देखा कि एक ऐसा डायनेमो बनाया जाए जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो हमने क्या किया कि इसमें बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया उसकी रेटिंग जो है वो हायर रेटिंग नहीं थी, मतलब ज्यादा हम बल्क पावर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट उसमें नहीं कर सकते। तो फिर हमने देखा कि एक डायनेमो बनाया। अब डायनेमो में देखा गया कि फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। अब हमने देखा कि डायनेमो कैसे बनेगा, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने किसी कंडक्टर को घुमाया। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाने पर उस कंडक्टर पे फ्लक्स के कटने के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी। तो उसके द्वारा फिर ये जो बैटरी यहाँ पे, पहले तो बैटरी से विद्युत उत्पन्न किया, फिर हमने किससे किया, डायनेमो से किया। सेकंड
अब हमें डायनेमो से बिजली उत्पन्न होने लगी। फिर इसका एक्सपेरिमेंट करने लगे कि अब इस विद्युत का उपयोग हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। तो विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम कहाँ-कहाँ करने लगे। सबसे पहले तो बल्ब की खोज नहीं हुई थी। किसी कंडक्टर में हमने यदि बैटरी से या डायनेमो से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसको हमने सप्लाई दिया। सप्लाई देने से आपको मालूम है इलेक्ट्रिकल के अलग-अलग इफेक्ट हमें देखने मिलती हैं, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट। यदि आपने बैटरी से सप्लाई किसी कंडक्टर को दे दिया तो वो कंडक्टर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ, हीटिंग इफेक्ट हुआ। वैसे ही यदि हमने बैटरी से सप्लाई किसी बल्ब को दे दिया तो बल्ब क्या होने लगेगा, प्रकाश देने लगेगा। तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ, उसका प्रकाश इफेक्ट हुआ ना। मतलब कि हमने क्या किया, बैटरी से जो विद्युत उत्पन्न हो रही थी उस विद्युत को हमने किस फॉर्म में चेंज किए, प्रकाश ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से मतलब बिजली का अलग-अलग तरीके से यूज होने लगा। इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कैसे करने लगे, हम हीटिंग इफेक्ट के रूप में यूज करने लगे। फिर हमने प्रकाश ऊर्जा के रूप में यूज करने लगे, प्रकाश भी हमें मिलने लगा। फिर ऐसे बहुत सारे इफेक्ट हैं बिजली के जो हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले बैटरी से तो बिजली उत्पन्न कर ली, डायोड से बिजली उत्पन्न कर ली। अब ये तो दोनों देखेंगे आप, तो ये डीसी से भी डीसी उत्पन्न होता है और डायोड से भी डीसी उत्पन्न होता ही। अब हमने देखा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे एसी भी उत्पन्न होती है। अभी तक हमने डीसी उत्पन्न किया, डायरेक्ट करंट, लेकिन हमें चाहिए था एसी। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है, कोई बताएगा, एसी की खोज किसने किया? उनका नाम है निकोला टेस्ला। तो निकोला टेस्ला ने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। और वो इलेक्ट्रिसिटी कैसी थी, एसी नेचर की थी, अल्टरनेटिंग करंट नेचर की थी। तो अल्टरनेटिंग करंट नेचर की मतलब एसी उत्पन्न करने के लिए हमने किसका यूज किया बेटा, अल्टरनेटर का। किसका उपयोग किया हमने, अल्टरनेटर से। तो अल्टरनेटर से क्या उत्पन्न होने लगा, एसी। तो जैसे हमने डीसी उत्पन्न किए थे बैटरी से, डायनेमो से डीसी उत्पन्न किए, वैसे एसी किससे उत्पन्न किया हमने, अल्टरनेटर से। तो ये जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है निकोला टेस्ला, इन्होंने टेस्ला का एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित, जिसमें आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर भी उसी प्रिंसिपल पर काम करता है, तो वही उसी रूल्स पर अल्टरनेटर की इजाद हुई और अल्टरनेटर से हमने एसी उत्पन्न करना सीखा। अब जब हमने अल्टरनेटर से एसी उत्पन्न करना सीखा तो अब हम अल्टरनेटर में देखेंगे तो हमने क्या किया, हमने डायनेमो में क्या किया, इनपुट क्या दिया हमने डायनेमो में भी, मैकेनिकल पावर, आउटपुट में क्या मिला, इलेक्ट्रिकल पावर। अल्टरनेटर में भी क्या किया हमने, इनपुट में क्या दिए, मैकेनिकल पावर, और आउटपुट में हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिकल पावर। कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिकल पावर को हम आउटपुट के रूप में प्राप्त कर रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं, अल्टरनेटर के द्वारा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो हमें इनपुट के रूप में क्या देना होगा। तो इनपुट के रूप में हमें क्या देना होगा, मैकेनिकल एनर्जी देना होगा, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा। देखिए थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम से समझाऊं मैं आपको। ये एक ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पर आपने इनपुट दिए, क्या दिए, मैकेनिकल पावर। क्या दिया आपने, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर मतलब यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। अब यहाँ पर आपको आउटपुट में क्या मिला, यहाँ पर क्या लगा है बेटा, टरबाइन। आपने किसको मैकेनिकल पावर दिया, टरबाइन को। टरबाइन से क्या जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटर। क्या जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर से आपको क्या मिला आउटपुट के रूप में, इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए हमने क्या किया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किए। किसके द्वारा, तो हमने किए टरबाइन के द्वारा। टरबाइन से क्या जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटर। तो क्या किया हमने, अल्टरनेटर के शाफ्ट को मैकेनिकल एनर्जी दी है, मतलब अल्टरनेटर के शाफ्ट को हमने घुमाना चालू किया। तो जब अल्टरनेटर के शाफ्ट को हम जब घुमाने लगे उसके रोटर पार्ट को,
तो उसको घुमाने पर बिजली उत्पन्न होने लगी। तो हमने इनपुट के रूप में यांत्रिक ऊर्जा दिया, मैकेनिकल पावर, ठीक है, आउटपुट में हमें मिला इलेक्ट्रिकल पावर। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? तो हम अब ये जो मैकेनिकल पावर जो है ये अलग अलग प्रारूप से दे सकते हैं। कैसे? इसके पहले वाली क्लास में हमने थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताया था। तो थर्मल पावर प्लांट में हमने क्या किया, उसमें भी मैकेनिकल पावर दिया, आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर मिला। तो अब हम यहाँ पर ऊर्जा को यूज करेंगे। आपको मालूम है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम बेटा ये होता है कि ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। मतलब कि यही ऊर्जा संरक्षण का नियम काम करता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब ऊर्जा को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक रूप क्या है यहाँ पर, यांत्रिक ऊर्जा, उसको कौन से रूप में चेंज कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में। तो ये जो विद्युत ऊर्जा है हमें किसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है, अल्टरनेटर के माध्यम से। अब हमें यांत्रिक ऊर्जा जो दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्राप्त करने के लिए आउटपुट के रूप में, तो मैकेनिकल पावर हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। उनमें से एक तरीका है हाइड्रो पावर प्लांट। उनमें से एक तरीका कौन सा है, हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करेंगे हम, जल की जो ऊर्जा है उस जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करके हम यहाँ पर जनरेटर को घुमाएंगे, मींस अल्टरनेटर को घुमाएंगे, और जब अल्टरनेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर हम जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग करेंगे और उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और इसके पहले हमने हाइड्रो पावर थर्मल पावर प्लांट पढ़े थे। थर्मल पावर प्लांट में हमने क्या किया था बेटा, उसमें हमने क्या किए, कोयले को जलाए थे और कोयले को जलाने के बाद पानी को गर्म किए और पानी को गर्म करने के बाद उससे स्टीम बना, भाप बना, और उस भाप को किसके ऊपर गिराया हमने, टरबाइन के ऊपर। तो भाप की ऊष्मा को हमने, भाप की जो ऊर्जा है उसको मैकेनिकल पावर के रूप में टरबाइन को दिए और टरबाइन किसको घुमाया, अल्टरनेटर को, और अल्टरनेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होने लगी। तो वैसा ही आप देखिए बैटरी से डीसी प्राप्त करना संभव है, डायनेमो से भी डीसी प्राप्त करना संभव है, लेकिन एसी प्राप्त करने के लिए हमें अल्टरनेटर की आवश्यकता होती है। अब हमें बल्ब पावर में एसी प्राप्त करना है बेटा, 11 केवी में हमें क्या करना है, अल्टरनेटर यूज करेंगे 11 केवी उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में 11 केवी को ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब जहां पर बिजली पैदा हो रही होगी, जैसे कि हमारा जो है मध्य क्षेत्र पड़ता है महापुरुषों प्रांत, ये बालाघाट जिला है। अब बालाघाट जिले से आप थोड़ा सा इधर जाएंगे पास में, तो आपको क्या मिलेगा, बरगी डैम मिलेगा, जबलपुर में पड़ता है। तो जबलपुर में जो बरगी डैम है वहां पर कौन सा प्लांट है बेटा, हाइड्रो पावर प्लांट है। किस नदी पर बना है, नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है। अब हाइड्रो पावर प्लांट यदि पास में जाए तो हमें वही मिलेगा। तो वहां पर नर्मदा नदी का जो पानी जमा हुआ है उस पानी के ऊपर एक बांध बना है, उस बांध में आप देखेंगे तो वहां पर बिजली उत्पन्न होती है। तो जैसा फंक्शन ये अभी हमने आपको बोर्ड में दिखाया वैसा फंक्शन वहां पर भी है। वहां जाएंगे आप देखिए प्रैक्टिकली रूप से तो आपको अलग तरीके से देखने मिलेगा, लेकिन अंदर का फंक्शन आपको ऐसा ही मिलेगा सेम। चाहे कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट हो वहां पर फंक्शन आपको ऐसा ही देखने मिलेगा। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब हमें 11 केवी की बिजली प्राप्त करने के लिए, एसी प्राप्त करने के लिए, 11 केवी की एसी प्राप्त करने के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं, जल में उपस्थित जो ऊर्जा है, मतलब जल की जो गतिज ऊर्जा है उस ऊर्जा का उपयोग करके हम टरबाइन को घुमाएंगे और टरबाइन अल्टरनेटर को घुमाएंगे, हमें आउटपुट के रूप में बिजली प्राप्त होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब सबसे पहले तो हम चलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये जल विद्युत केंद्र कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, जल विद्युत केंद्र। जल से हम क्या कर रहे हैं, विद्युत बना रहे हैं। जल से जहां पर विद्युत बनाया जाता है वो केंद्र है, वो सेंटर है, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट का यूज हम क्या कर रहे हैं, बिजली उत्पन्न करने के लिए। अब हाइड्रो पावर प्लांट का
का यूज करेंगे निरूपण करने के लिए। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए क्या क्या चीज लगी हुई है। सबसे पहले तो रिजर्वियर, मतलब जहाँ पानी जमा होता है। नदी में पानी जमा होता है तो नदी के ऊपर हम जब तक डैम बनाएंगे नहीं, बांध बनाएंगे नहीं, तो पानी जमा ठहरेगा कितना? पानी नहीं ठहरेगा, बह जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिजर्वियर बनाएंगे जहाँ पर पानी जमा होगा। मतलब नदी का जो ऐसा भाग जहाँ पर बीच में डैम को बना दे तो पानी जमा हो जाए। तो ये जो रिजर्वियर वाला भाग होगा वहां पर पानी हम क्या करते हैं, संग्रहित करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। पानी को ज्यादा तेजी से बहने नहीं देते, हम उसे इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये रिजर्वियर कहलाता है सबसे पहले। तो उसके बाद देखिए वहां पर क्या बना है, डैम बना है। तो ये बांध सीमेंट कंक्रीट का बना होता है, सभी को पता है। बांध किसका बनाते हैं? सीमेंट कंक्रीट का। तो इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा कि ये सीमेंट कंक्रीट का बना होगा, बांध बनाएंगे वहां पर। अब ये रिजर्वियर मतलब नदी के ऊपर हमने बना दिया बांध। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बांध से बीचों बीच में एक ऐसी नदी होगी, एक ऐसा चैनल होगा जिसके माध्यम से पानी आगे जाएगा। यदि बांध में यहाँ हम गेट लगा दिए, हम मान को चलो इस बांध में 10 गेट है, तो 10 गेट है तो 10 गेट से ही पानी जाएगा कि नहीं? तो यदि यहाँ पर आवश्यकता से अधिक पानी जमा हो जाए इस बांध में तो ये बांध डैमेज हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हम अलग से गेट बना देते हैं। यदि आवश्यकता से अधिक, उसकी क्षमता से अधिक पानी जमा हो जाए तो हम गेट से पानी को बाहर कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मान कर चलिए ये पानी जमा है और यहाँ से एक प्रेशर चैनल बना है, इसके माध्यम से पानी कहाँ तक जाएगा? आगे तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस वाटर में ये जो पानी की है इसकी गतिज ऊर्जा का उपयोग करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये प्रेशर चैनल से पानी कहाँ तक जाएगा? इस वाल्व हाउस तक जाएगा। सबसे पहले हमने रिजर्वियर बनाया, उसके बाद डैम मतलब बांध बनाया। बांध से यहाँ पर प्रेशर चैनल होगा, इस चैनल से पानी जाएगा और इसी प्रेशर चैनल के ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पर क्या बना हुआ है? सर्ज टैंक बना हुआ है। सर्ज टैंक का काम होता है कि पेन स्टॉक को फटने से बचाना। अब पेन स्टॉक कहाँ पर है? देखिए पेन स्टॉक कहाँ है? यहाँ पर है। उसके पहले यहाँ पर एक वाल्व हाउस बना हुआ है। वाल्व हाउस का काम है कि वाल्व को ओपन और क्लोज करना। वाल्व हाउस का क्या काम है बेटा? वाल्व हाउस का काम है कि इस वाल्व को क्लोज करना, ओपन करना। जब हमें आवश्यकता होगा, जब हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होगा, उस सिचुएशन में वाल्व को खोल देंगे और जब हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करना है उस समय क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। या कभी मेंटेनेंस का काम करना है, जैसे टरबाइन में मेंटेनेंस का काम आ गया या पेन स्टॉक मेंटेनेंस का काम आ गया, तो उस समय इस वाल्व हाउस से वाल्व को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर वाल्व हाउस बना हुआ है। अब वाल्व हाउस से ही यहाँ पर वाल्व हाउस और टरबाइन या अल्टरनेटर के बीच में, मतलब वाल्व हाउस और पावर हाउस, वाल्व हाउस और पावर हाउस के बीच में पेन स्टॉक लगा होता है। वाल्व हाउस और पावर हाउस को जोड़ने वाला तो क्या है? पेन स्टॉक। ये आपको याद रखना है, कभी-कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वाल्व हाउस और पेन हाउस, पावर हाउस के बीच में कौन लगा होता है? तो वाल्व हाउस और पावर हाउस के बीच में पेन स्टॉक होता है। पेन स्टॉक का काम है कि वाल्व हाउस से निकला हुआ पानी सीधे टरबाइन के ऊपर गिराया जाए, क्योंकि पावर हाउस में टरबाइन प्लस अल्टरनेटर दोनों होते हैं। ठीक है, तो पेन स्टॉक के माध्यम से ही प्रेशर से टरबाइन के ऊपर पानी को गिराया जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले क्या करेंगे, रिजर्वियर। रिजर्वियर में क्या है, उसके बाद डैम बना हुआ है। डैम से यहाँ से पानी जाएगा अत्यधिक तेजी से और तेजी से जाएगा और ये वाल्व हाउस तक पहुंचेगा। जब वाल्व हाउस का वाल्व यहाँ पर खुला होगा बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, पानी सीधे पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन पर जाकर गिरेगा और जब टरबाइन के ऊपर जाएगी तो टरबाइन घूमेगी। तो टरबाइन के शाफ्ट से कौन अटैच है? अल्टरनेटर का शाफ्ट अटैच है। तो अल्टरनेटर का शाफ्ट जब रोटेट करने लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वही इलेक्ट्रिसिटी हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होगी और ये हमें 11 केवी 50 हर्ट्ज में होगी। फिर इसको क्या कर देंगे, हम ट्रांसमिट कर देंगे, वोल्टेज को बढ़ा देंगे। वोल्टेज को कितना बढ़ाएंगे? 11 केवी को कितने बढ़ा देंगे? 132 केवी
केवी में या 400 केवी में, ठीक है, या 220 केवी में। 11 केवी को आप 220 केवी में जैसी आवश्यकता होगी वैसा बढ़ाएंगे। 11 केवी को 132 केवी में या 220 केवी में या 400 केवी में आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर के माध्यम से वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। तो वोल्टेज को जब आप बढ़ा देंगे ट्रांसफार्मर के माध्यम से, फिर उसको आप ट्रांसमिट कर देंगे। जब ट्रांसमिट कर देंगे 400 किलोमीटर मानकर चलो 100 किलोमीटर तक ट्रांसमिट किया आपने, उसके बाद 100 किलोमीटर पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जहां तक आपको, जिस गंतव्य तक आपको पहुंचाना है वहां तक। फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपके घर तक या आपकी इंडस्ट्रीज तक या आपकी कंपनी तक या आपके घरों तक बिजली आ जाएगी। तो ये जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है ये जनरेशन प्लांट के अंतर्गत आता है, याद रखिए। इसे क्या कहते हैं हम, जनरेशन प्लांट। ये जनरेशन प्लांट की कैटेगरी में आता है। यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, फिर उसको ट्रांसमिट करेंगे, वोल्टेज को बढ़ा देंगे। तो इसके 3 स्टेप होते हैं। देखो, जनरेशन प्लांट से 11 केवी में बिजली उत्पन्न होती है, फिर सेकेंड में आ जाएगा ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन में क्या करते हैं हम, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। तो ये 11 केवी को यहां पर हम क्या कर दिए, 132 केवी में कन्वर्ट कर दिए। मतलब ये 11 केवी को 132 केवी में यहां पर वोल्टेज को बढ़ा दिया है ट्रांसफार्मर के माध्यम से। अब ये 132 केवी को हमने 100 किलोमीटर तक ट्रांसमिट किया। अब 100 किलोमीटर ट्रांसमिट करने के बाद फिर तीसरे में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसको क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फिर ये जो 132 केवी है इसको फिर स्टेप डाउन करेंगे ट्रांसफार्मर के माध्यम से, और ये बन जाएगा फिर 11 केवी। फिर 11 केवी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो सिंगल फेज 240 वोल्ट में करेंगे और 3 फेज 440 वोल्ट में करेंगे। इस टाइप से आपके घरों तक, यदि आपके घर में 3 फेज कनेक्शन चाहिए तो 3 फेज कनेक्शन आप लेंगे, या सिंगल फेज चाहिए तो सिंगल फेज कनेक्शन लेंगे। देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट से बिजली उत्पन्न हुई 11 केवी, और लास्ट में भी कितनी मिली बेटा, 11 केवी। अब ये मानकर चलिए 11 केवी को 100 किलोमीटर तक हम क्या कर देते हैं, ऐसे ट्रांसमिट कर देते हैं। तो लास्ट में बिजली कितनी मिलती है, 1 केवी। 11 गया मतलब 10 लॉस हो जाता, मिलता कितना आपको, 1। तो ये सब ट्रांसफार्मर के माध्यम से संभव है। इसीलिए ट्रांसफार्मर का हिंदी जो नाम है वो परिणामित्र है, हमारा मित्र है, उसके द्वारा ही सब चीज संभव है। तो हम 11 केवी को ट्रांसफार्मर की मदद से 132 केवी में ट्रांसमिट कर दिया, उसको हमने वोल्टेज बढ़ा दिया, स्टेप अप कर दिया। फिर उसको 100 किलोमीटर तक 132 केवी को हमने क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक पहुंचाए। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में एक और ट्रांसफार्मर लगा था, उस ट्रांसफार्मर ने 132 केवी को स्टेप डाउन करके 11 केवी में क्या कर दिया, कम कर दिया, बदल दिया। और फिर हमने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके सिंगल फेज और 3 फेज बना लिए, और उसके बाद हमने घर तक बिजली का सप्लाई पहुंचा दिया। तो आपके घरों में जो बिजली आती है वो एसी आती है कि डीसी आती है, एसी आती है। कैसे आती है, तो ये पावर प्लांट के माध्यम से ही आती है। क्लियर है। अब चलिए, ये तो था हाइड्रो पावर प्लांट का बेसिक। अब यहां पहुंचते हैं। सबसे पहले तो ये जो अल्टरनेटिव दिख रहा है, जो हमें एसी जनरेट करके देता है, सिंबल है एसी का, इस अल्टरनेटर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अब यदि यहां पर हम देखें तो ये जो अल्टरनेटर हम यूज कर रहे हैं वो सेरिएंट पोल टाइप का अल्टरनेटर यूज कर रहे हैं। किस टाइप का, सेरिएंट पोल टाइप का। अब सेरिएंट पोल टाइप का अल्टरनेटर होता कैसा है, इसकी स्पीड कैसी होती है, लो स्पीड होती है। रोटर कैसा मिलेगा आपको, सेरिएंट पोल टाइप का। अब सेरिएंट पोल टाइप का अल्टरनेटर कैसा होता है, तो देखिए यहां पर दिख रहा है ये रोटर, इस रोटर का ही नाम है सेरिएंट पोल टाइप रोटर। ठीक है, किस टाइप से दिख रहा है बेटा, यहां पर भी वाइंडिंग लपेटी गई और यहां पर भी वाइंडिंग लपेटी गई है। यहां पर डेम्पर वाइंडिंग की गई है, यहां पर डेम्पर वाइंडिंग की गई है,
आपको देखने मिल रहा होगा, मतलब जिसका एक्सेल जो है वो आपको क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, और डायमीटर जिसका बड़ा मिलेगा। देखिए ये कितने एरिया कवर करेगा, इतने एरिया कवर करेगा ना, मतलब इसका जो साइज है ये इस तरह से देखने मिल रहा है आपको। ये देखिए इसका एक्सेल लेंथ कम है, मतलब यहां से यहां तक लेंथ कम है लेकिन डायमीटर ज्यादा है। जब ये घूमेगा तो ये पूरा एरिया कवर करेगा, ठीक। तो इस टाइप का जो रोटर होगा उसे ही हम सेलिएट पोल टाइप का रोटर कहेंगे, ठीक, सेलिएट पोल टाइप का रोटर। तो अल्टरनेटिवली जो रोटर यूज किया जाता है वो सेलिएट पोल टाइप का रोटर होता है, मतलब कि हाइड्रो पावर प्लांट में जो अल्टरनेटर यूज करेंगे उस अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, सेलिएट पोल टाइप का होगा। तो सेलिएट पोल टाइप का अल्टरनेटर हम हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करेंगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा। अब उसके बाद देखें तो सेकंड में है सर्ज टैंक। यदि मैं यहां पर इसको थोड़ा सा नामांकन कर दूं, सबसे पहले क्या है, रिजर्वियर। रिजर्वियर का काम क्या है बेटा, पानी को जमा करना, इकट्ठा करना, संग्रह करना, कलेक्ट करना। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या है, डैम। डैम का काम क्या है, पानी को रोके रखना। यदि बांध नहीं बनाएंगे तो पानी रुका रहेगा क्या, नदी का पानी नहीं रुका रहेगा। तो नदी के पानी को, डैम के पानी को हमें क्या करना है, नदी के पानी को रोकना है तो हमें डैम बनाना पड़ेगा, बांध बनाना पड़ेगा। तो ये जो बांध है हमने किसका बना दिया, सीमेंट कंक्रीट का बना दिया। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। इस बांध से अंदर अंदर हमने क्या लगा दिया बेटा, प्रेशर लगा दिए, मतलब एक पाइप फंसा दिया, उस पाइप के माध्यम से इस नदी का पानी सीधे सीधे जाएगा। उसके बाद ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पर फोर्थ में क्या बना दिया है, सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का काम क्या है कि पेरिस्टाल को फटने से बचाना। अत्यधिक मात्रा में जब पानी का दाब हो जाएगा तो ये वाल्व फटने के चांस रहेंगे, ये पेरिस्टाल में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक प्रेशर हो जाएगा। इसीलिए इस पेरिस्टाल को फटने से, खराब होने से बचाने के लिए हम सर्ज टैंक का यूज करते हैं। तो सर्ज टैंक एक प्रकार का प्रोटेक्टिव कंपोनेंट है इसके लिए, मतलब ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का काम क्या है कि एक्स्ट्रा जो वाटर है उस एक्स्ट्रा वाटर को यहाँ अपने पास समाहित कर रखेगा। इस पाइप से यदि जब ज्यादा पानी आ जाएगा, यहाँ पर ज्यादा पानी हो जाएगा और पेरिस्टाल का जो भाग है छोटा है तो पानी जमा होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहाँ हमें क्या करना है, प्रेशर क्रिएट करना है ना। तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा तो टरबाइन उतनी तेजी से घूमेगी, और टरबाइन जब उतनी तेजी से घूमेगी तो अल्टरनेटर भी घूमेगा, और जब अल्टरनेटर घूमेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो हमें ज्यादा प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो प्रेशर कैसे मिलेगा, तो सर्ज टैंक में जो भरा हुआ पानी है ये भी ऊपर से क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, लगाएगा कि नहीं। तो इसका दाब, सर्ज टैंक का दाब किसके ऊपर बनेगा, ये प्रेशर चैनल के ऊपर। तो ये ज्यादा दाब लगाएगा, जब ज्यादा प्रेशर होगा तो यहाँ पर पेरिस्टाल में भी प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, और जब पेरिस्टाल में प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो ये जो पेरिस्टाल का जो वाटर है वो सीधे टरबाइन के ऊपर तेजी से गिरेगा, और जब तेजी से फ्लो होगा तो टरबाइन तेजी से घूमेगी। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें 11 केवी की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमें 11 केवी की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो, 50 हर्ट्ज से 51 और 52 और 53 में होना चाहिए। तो आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी क्या है, चक्र प्रति सेकंड। तो अब फ्रीक्वेंसी में जितना चक्कर कौन लगाएगा बेटा, टरबाइन। टरबाइन के जितने चक्कर होंगे उतने चक्कर रोटर के भी होंगे, अल्टरनेटर के होंगे ना। तो जितने चक्कर होंगे उतनी बिजली पैदा होगी, अब उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, टरबाइन को एक कांस्टेंट स्पीड में घुमाते हैं, मतलब हमें गति को नियंत्रित करना पड़ता है, कंट्रोल में रखना पड़ता है। हम टरबाइन को अत्यधिक तेजी से भी नहीं घुमा सकते, क्योंकि टरबाइन से अटैच अल्टरनेटर है, तो टरबाइन घूमेगा तो अल्टरनेटर भी घूमेगा। अब यदि हायर रेटिंग में यदि हमने टरबाइन को घुमाना चालू कर दिए तो फिर तो फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज 70 हर्ट्ज हो जाएगी। तो 70 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हम कहां ट्रांसमिट करेंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो सिस्टम डिजाइन हुआ है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का है, 50 हर्ट्ज का है। तो इसीलिए हम क्या
टरबाइन की स्पीड को मेंटेन भी करते हैं। और टरबाइन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम गवर्नर का यूज करते हैं। यहाँ पर एक गवर्नर भी लगा होता है। तो गवर्नर का काम है टरबाइन की स्पीड को मेंटेन करना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो बेटा, इस टरबाइन को हम अत्यधिक स्पीड से भी नहीं घुमा सकते। तेजी से घुमाएंगे तो 11 की भी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो जाएगी, और उस फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो फिर उसको कम नहीं कर सकते। फिर हम हमारे पास ऐसा और सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस टरबाइन की स्पीड को उतना ही घुमाते हैं कि वो 11 केवी और 50 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करे। समझ में आ रहा है आपको? मतलब अल्टरनेटर में उतनी ही बिजली उत्पन्न हो जितनी आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है 11 केवी मतलब 11000 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज को फ्रीक्वेंसी के लिए हम टरबाइन की स्पीड को मेंटेन करते हैं। टरबाइन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए गवर्नर की आवश्यकता होती है, और गवर्नर का काम है यदि टरबाइन ज्यादा स्पीड से घूम रहा है तो उसमें ब्रेक लगाने का काम है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने का काम होता है। क्लियर है आपको? तो चौथे नंबर पे क्या आएगा? सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का काम है कि वाल्व हाउस और पावर हाउस के बीच में कनेक्शन स्थापित करना। तो ये जो सर्ज टैंक बेटा दिख रहा है, ये पेरिस्टाल को फटने से बचाता है। ये पेरिस्टाल जो है, जो वाल्व हाउस और पावर हाउस के बीच में कनेक्शन है, इसी को फटने से बचाता है कि ज्यादा प्रेशर ना पड़े। ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो फट जाएगा, इसलिए सर्ज टैंक का यूज करते हैं। और ये वाटर जो है यहाँ से जाने के लिए वाटर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। ये हिस्सा जो है वो कैसा होता है बेटा? ऊपर होता है वाटर, और यहाँ पर सर्ज टैंक में आके पानी जमा हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 4th 5th में मिलेगा आपको वाल्व हाउस। वाल्व हाउस का काम क्या होता है बेटा? वाल्व हाउस का काम है कि जब मेंटेनेंस का काम हो टरबाइन में या पेरिस्टॉक में, ठीक है, या टरबाइन में या पेरिस्टॉक में, तब इस सिचुएशन में वाल्व हाउस से वाल्व को बंद कर देंगे ताकि यहाँ से वाटर फ्लो न हो। उसके बाद देखिए 5th वेग में क्या होता है? पेरिस्टॉक। 6 में पेरिस्टॉक, 7 में आ जाएगा पावर हाउस, 8 में आ जाएगा टरबाइन एंड और 9 में क्या हो जाएगा? टेलकेस। ठीक, चलिए अब हम आते हैं सर्ज टैंक पे। तो सर्ज टैंक का काम क्या है? पेरिस्टॉक को वाटर हैंडलिंग से मतलब फटने से बचाने के लिए। दूसरा काम है इसका कि पेरिस्टॉक जो है वो प्रेशर चैनल के बीच में लगा होता है। किस किस के बीच में? पेरिस्टॉक और प्रेशर चैनल के बीच में सर्ज टैंक लगा होता है। चलिए देखेंगे, पेरिस्टॉक इसके बीच में लगा होता है सर्ज टैंक और प्रेशर चैनल। कहां पर बेटा? देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? सर्ज टैंक पेरिस्टॉक और प्रेशर चैनल के बीच में टैंक होता है। तो ये सर्ज टैंक किस किस के बीच में बेटा? पेरिस्टॉक और प्रेशर चैनल। पेरिस्टॉक ये हुआ और ये हुआ प्रेशर चैनल, इन दोनों के बीच में सर्ज टैंक लगा हुआ है। क्लियर है? सर्ज टैंक की हाइट वेव की एंड रिजर्वायर की से अधिक होती है। तो आप वेव की हाइट देख लीजिए और रिजर्वायर की देख लीजिए। रिजर्वायर नहीं है बेटा, कहां पर है रिजर्वायर? ये रिजर्वायर है। तो रिजर्वायर की हाइट अगर वेव की हाइट से अधिक हाइट किसका मिलेगा आपको? सर्ज टैंक का मिलेगा। सर्ज टैंक की हाइट हमेशा ज्यादा रखी जाती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद है वाल्व हाउस। वाल्व हाउस का काम होता है कि वाटर के फ्लो को बंद करना। इस सिचुएशन में बंद करना, भाई वाटर के फ्लो को क्या करना? बंद करना और चालू करना, मतलब कि ओपन करना और क्लोज करना, दोनों काम होगा। ओपन कब करेंगे? जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो। क्लोज कब करेंगे? क्लोज करेंगे जब पावर हाउस एंड पेरिस्टॉक दोनों में मेंटेनेंस हो। मतलब दोनों को या तो पावर हाउस में मेंटेनेंस का काम आ जाए, कोई खराबी आ जाए, या पेरिस्टॉक में कोई खराबी आ जाए, तब की सिचुएशन में हम क्या कर लेंगे? वाटर के फ्लो को बंद कर देंगे। किसके माध्यम से? वाल्व हाउस के माध्यम से। तो वाल्व हाउस का काम है जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तब ओपन हो जाना, और जब मेंटेनेंस का काम हो तो क्लोज हो जाना, बंद हो जाना। तो ये दो सिचुएशन होती है। वाल्व हाउस का बेसिक काम यही है। चलिए अब देखिए बेटा, ये हेड जो है
इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि यही हेड के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट करेगा, कौन सी टरबाइन यूज करेंगे, कितने इसकी वेव की हाइट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अल्टरनेटर कैसा लगाएंगे हम, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा हेड के ऊपर। तो बेसिकली हेड का काम है रिजर्वियर और टेलरेस में वाटर के सरफेस के मध्य का डिस्टेंस। तो देखिए ये रिजर्वियर दिख रही है आपको, रिजर्वियर, इस रिजर्वियर की सीधी स्ट्रेट लाइन होगी और यहाँ पर देखिए सबसे नीचे वाला जो बेस है ये टेलरेस वाला भाग में यहाँ वाटर जमा है, क्योंकि टरबाइन के ऊपर जब पानी गिरेगा तो वो पानी की जो गति रुक जाएगा उसके ऊपर उसके साथ टरबाइन घूमेगी और टरबाइन से वाटर बाहर निकलेगा तो वो वाटर जाएगा कहाँ, तो वो वाटर जाएगा टेलरेस में जाके जमा हो जाएगा, टेलरेस में जाके जमा हो जाएगा। अब ये टेलरेस और रिजर्वियर इन दोनों की हाइट, यहाँ पर टेलरेस है, देखिए रिजर्वियर कहाँ था, ये रिजर्वियर है। अब ये रिजर्वियर और टेलरेस इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको, किसकी बीच की दूरी, रिजर्वियर और टेलरेस, मतलब ये जो भाग है यहाँ पे पानी जमा हो रहा है, टरबाइन से जो पानी गिर रहा है यहाँ पर जमा हो रहा है, इसी को टेलरेस कहा जाता है। तो रिजर्वियर और टेलरेस के मध्य को हेड कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो हेड है उसकी हाइट पर डिपेंड करेगा। तो रिजर्वियर और टेलरेस में वाटर के सरफेस के मध्य का डिस्टेंस, तो ये वाटर का सरफेस तो यही होगा ना, सबका लास्ट वाला नीचे वाला और ऊपर वाला रिजर्वियर होगा। तो रिजर्वियर और टेलरेस मतलब वाटर के सरफेस के बीच के दूरी को ही हेड कहा जाता है। अब बेसिकली हेड को तीन टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट देखेंगे लो हेड, फर्स्ट क्या है, लो हेड मतलब कम हेड, छोटा हेड मतलब कम दूरी। अभी दूरी यहाँ पर कितनी है, ठीक है, कम दूरी है तो लो हेड हो जाएगा। ज्यादा दूरी है, कम से थोड़ी ज्यादा तो मीडियम हेड, और अत्यधिक ज्यादा तो हाई हेड। ठीक हो जाएगी कि नहीं? तो देखो इसको हेड को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लो हेड, सेकेंड है मीडियम हेड और थर्ड है हाई हेड। हेड क्या है, हेड क्या है बेटा, रिजर्वियर और टेलरेस के बीच की दूरी, मतलब जितने ज्यादा ऊंचाई पर होगा पानी और सरफेस के बीच में, मतलब कि रिजर्वियर और सरफेस के बीच की जो दूरी है उसी को हेड कहते हैं। इस हेड के ऊपर पूरा हेड लिखा हुआ है। चलिए कैसे है, तो हेड को हमने तीन तरीके से डिवाइड किए। सबसे पहले है बेटा लो हेड। लो हेड मतलब कि कम हेड, मतलब कम दूरी, किस किस के बीच में, रिजर्वियर और टेलरेस के बीच में कम दूरी। जब कम दूरी होगी लेस देन कितना होगा बेटा, 50 मीटर, मतलब कि लेस देन, ये लेस देन का सिंबल है, कैसा सिंबल है, लेस देन का। तो बेटा यहाँ पर जब ये लेस देन 50 मीटर होगा मतलब 50 मीटर के अंदर रिजर्वियर और टेलरेस का जो सरफेस है उन दोनों के बीच में यदि 50 मीटर से कम की दूरी है, 50 मीटर से कम की दूरी है, तो 50 मीटर से कम की यदि दूरी है तो ये कैसा हेड हो जाएगा बेटा, मीडियम हेड, लो हेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लो हेड हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर से कम होगी, जिसमें ऐसा हाइड्रो पावर प्लांट जिसमें रिजर्वियर और टेलरेस के बीच की दूरी 50 मीटर से कम हो, या तो 50 मीटर हो या 50 मीटर से कम हो, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, लो हेड हो जाएगा। और इसमें टरबाइन कौन सी यूज करेंगे हम, केप्लान टरबाइन यूज करेंगे। कौन सी टरबाइन यूज करेंगे, केप्लान टरबाइन यूज करेंगे, या कभी बल्ब टरबाइन यूज करेंगे। नाम याद रखेंगे आप, या तो केप्लान टरबाइन यूज करेंगे या तो बल्ब टरबाइन यूज करेंगे। कब की सिचुएशन में बेटा, जब रिजर्वियर और टेलरेस के सरफेस के बीच की दूरी 50 मीटर से कम हो, 50 मीटर से कम हो, तो ये लो हेड का हाइड्रो पावर प्लांट कहलाएगा। शब्द कैसे होंगे, लो हेड का हाइड्रो पावर प्लांट कहलाएगा, जिसकी दूरी 50 मीटर से कम है। उसमें हम केप्लान टरबाइन यूज करेंगे या बल्ब टरबाइन यूज करेंगे।
मैक्सिमम रूप से केप्लान टरबाइन ही यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? किसी को दिक्कत? चलिए सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या बेटा? मीडियम हेड। सेकंड में है मीडियम हेड। तो मीडियम हेड में 50 मीटर से 500 मीटर। अब देखेंगे बेटा यहाँ पर रिजर्वायर और टेल रेस के सरफेस की जो दूरी है, ये यदि यहाँ पर हमको कितना मिल जाए, 50 मीटर से 500 मीटर तक हो जाए, 50 मीटर से 500 मीटर तक हो जाए, मतलब 50 मीटर के ऊपर 500 मीटर से कम। तो जब 50 मीटर और 500 मीटर रिजर्वायर और टेल रेस के सरफेस के बीच की दूरी हो जाए, तब ये क्या कहलाएगा प्लांट? मीडियम हेड हाइड्रो पावर प्लांट कहलाएगा। मीडियम हेड हाइड्रो पावर प्लांट कहलाएगा। इस सिचुएशन में बेटा हम क्या करेंगे? फ्रांसिस टरबाइन का यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बर्गी डैम जो जबलपुर में बर्गी डैम है डबना नदी पर, वो है मीडियम हेड का पावर प्लांट और वहां पर 45 मेगावाट की 2 यूनिट है। और वहां पर कौन सा टरबाइन यूज किया गया बेटा? फ्रांसिस टरबाइन यूज किया गया है। हाइट कितनी है? 50 मीटर से 500 मीटर। जब 50 मीटर से 500 मीटर के बीच की दूरी हो जाए, रिजर्वायर और टेल रेस के सरफेस के बीच की दूरी, तो ऐसा पावर हाइड्रो पावर प्लांट कहलाता है, मीडियम हेड का पावर प्लांट। और इसमें हम फ्रांसिस टरबाइन का यूज करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, किसी को दिक्कत? अब देखेंगे बेटा हाई हेड। हाई हेड, अब हाई हेड मतलब अत्यधिक। इसमें क्या हो जाएगा? रिजर्वायर और टेल रेस के सरफेस के बीच की दूरी अत्यधिक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी अत्यधिक? तो लगभग 500 मीटर से अधिक। 500 मीटर से अधिक। तो रिजर्वायर और टेल रेस के सरफेस के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक हो जाए, तो ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हाई हेड पावर प्लांट कहलाएगा, जिसमें हेड के बीच की दूरी कितनी होती है? 500 मीटर से अधिक होती है बेटा। और इसमें पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज करते हैं। पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज करते हैं, पेल्टन टरबाइन का। देखिए बेटा यहाँ कितने टरबाइन की बात कर रही है, केप्लान टरबाइन, बल्ब टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और पेल्टन व्हील टरबाइन। तो इसमें हाई हेड वाला जो पावर प्लांट होगा, उसकी रेटिंग आपको ज्यादा मिलेगी और उसमें हम पेल्टन टरबाइन का यूज करेंगे। तो पेल्टन टरबाइन का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये हेड के आधार पर बेसिकली जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनते हैं, उसमें इस हेड को मेंशन किया जाता है। लो हेड होगा कम बिजली उत्पन्न करेगा, मीडियम हेड होगा थोड़ी ज्यादा रेटिंग का बिजली उत्पन्न होगा वहां से। अल्टरनेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो ज्यादा मेगावाट की होगी। मानकर चलिए बेटा लो हेड है तो यहाँ पर 5 मेगावाट की बिजली पैदा हो रही है, मानकर चलिए। मीडियम हेड है तो 40 से 50 मेगावाट या 40 मेगावाट 50 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। हाई हेड के लिए 50, ठीक है। तो 50 यहाँ पर दिया आपको 500 मेगावाट, तो पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाई हेड एगो 500 मीटर से अधिक हो जाएगा तो पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड, इसका यूज करना अत्यधिक जरूरी होता है। इसी को मेंशन किया जाता है। यदि बल्कि में जाएंगे आप तो वहां पर सबसे पहले एक बहुत बड़ा बोर्ड मिलेगा, उस बोर्ड में हेड लिखा होगा, कौन सी टरबाइन यूज की गई है, डैम की हाइट कितनी है, ये सारी चीज उसमें मेंशन की रहती है और उसका ब्लॉक डायग्राम का नंबर मिलेगा। मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपको ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लीजिए। क्या समझ लिया आप? वर्किंग प्रिंसिपल। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले रिजर्वायर में पानी जमा होगा, क्योंकि बेटा यहाँ क्या बना है? डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है। तो बांध इस पानी को रोके रखेगा। जब ये बांध पानी को रोके रखेगा तो यहाँ से एक हम प्रेशर जेनरल लगा देंगे, इसके माध्यम से पानी कहाँ तक पहुंचेगा? वाल्व हाउस तक पहुंचेगा। वाल्व हाउस से जब वाल्व खुला होगा तब ये वाल्व हाउस से पेनस्टॉक के माध्यम से पावर हाउस में यहाँ पर
टरबाइन प्लस अल्टरनेटर दोनों लगे हुए हैं, तो टरबाइन के ब्लेड के ऊपर, टरबाइन जैसे ये सीलिंग फैन दिख रहा है आपको, सीलिंग फैन पे ब्लेड रखे हुए हैं, वैसे ब्लेड लगे रहते हैं यहाँ पर टरबाइन के ऊपर। तो जैसे ही वाल्व हाउस से वाल्व खुला होता है तो पेन स्टॉक के माध्यम से सीधे टरबाइन के ब्लेड के ऊपर अत्यधिक प्रेशर से वाटर को गिराया जाता है, पानी को गिराया जाता है, और उसके इसकी गतिज ऊर्जा के कारण, पानी की गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन घूमने लगती है। और टरबाइन जैसे घूमने लगती है तो उसके साथ में लगा हुआ अल्टरनेटर भी घूमता है, अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है 11 केवी की, और उस अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन टावर के थ्रू, ट्रांसफार्मर के थ्रू उसे हम क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, और वही सब स्टेशन तक पहुंच जाता है। अब ये जनरेशन प्लांट से जो बिजली पैदा हुई टरबाइन अल्टरनेटर पे घूमने के कारण वो 11 केवी हुई। 11 केवी को हमने 132 केवी में जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ा देंगे, स्टेप अप कर देंगे, ठीक है, 5 मिनट रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 132 से 11 केवी सीधे आपको आपके घर तक पहुंचेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? इतना समझ में आया आपको? बेसिक फंक्शन इसका क्या होता है, बेसिक फंक्शन इसका क्या होता है, पूरा समझ में आ गया आपको? चलिए, तो ये था हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। कल की क्लास में हम कौन से ये जो टरबाइन है, बेसिकली केपलार टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, क्वेल्टन टरबाइन, ये किस टाइप की होती है और कहाँ-कहाँ यूज किया जाता है, किस सिचुएशन में, इसका हेड कैसा होता है, इसका वर्टिकल रखा जाता है या हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। जय हिंद।